तो हे फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे फैमिली। तो वेलकम टू आवर चैनल टेक 114। तो फैमिली, आज जो इस वीडियो में टॉपिक पे बात करने वाला हूँ काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम लोग कंपेयर करने वाले हैं i5 11 जनरेशन और i3 12 जनरेशन। अगर अभी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर अगर आप देख लोगे तो काफी ज्यादा सेल में आपको डिस्काउंट में लैपटॉप्स वगैरह मिल रही है, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ अंडर 30,000 आपको i5 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि 11 जनरेशन का। और वहीं अगर आप देखोगे तो i3 12th जनरेशन का प्रोसेसर आपको अंडर 35,000 और अंडर 40,000 भी आपको देखने को मिल जा रहा। तो आपको भी हो सकता कंफ्यूजन होगा कि i5 प्रोसेसर ले या i3 प्रोसेसर ले। अगर आप जज करो कि ये i5 है तो ये बेस्ट होगा, या आप जज करो ये i3 है तो लो प्रोसेसर होगा, तो ये दोनों के बीच में आपको बता दूं, दोनों के बीच में एक जनरेशन का अंतर आता है, डिफरेंट आ रहा है कि ये 11 जनरेशन या ये 12 जनरेशन है। तो काफी ज्यादा इंटर वालों ने इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर रखा, और वो बिग डिफरेंस क्या हो जाता है दोनों के बीच में, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ये लैपटॉप से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि ऐसा इंफॉर्मेशन मैं आपको आने वाले फ्यूचर में भी दे सकूं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट बिगिन। तो दोस्तों, आपको i5 11 जनरेशन और i3 12 जनरेशन दोनों के बीच में कंपेयर करने से पहले कुछ चीज आपको जानना काफी जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना तो लास्ट में मैं आपको ना इतना अच्छा से आपको अंतर खुद आपको दिखने लगेगा ना कि आपको इस वीडियो के बाद ना दूसरा वीडियो देखने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या चीजें जो हमको पहले जानना होगा। सबसे पहले कोर समझेंगे। तो हम लोग को कोर में ना दो कोर आती है, एक परफॉर्मेंस कोर और एक एफिशिएंसी कोर आती है। उसके बाद थ्रेड समझेंगे। थ्रेड में भी हम लोग को दो थ्रेड देखने को मिलता है, एक हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिलता है, एक थ्रेड डायरेक्टर, ठीक है। और उस तीसरा हम लोग को कैचे मेमोरी समझना होगा, और चौथा हम लोग को टीडीपी समझना होगा। तो ये जब हम लोग ये सब चीज समझ जाएंगे ना तो उसके बाद आपको खुद ही डिफरेंस दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोर। तो कोर में आपको दो कोर में बताया, एक परफॉर्मेंस कोर, एक एफिशिएंसी कोर। तो परफॉर्मेंस कोर हमारा क्या होता है ना दोस्तों, कि परफॉर्मेंस कोर हमारा तब वर्क करता है जब हम लोग कोई हैवी वर्क करते हैं, जैसे एडिटिंग का काम कर रहे हो, चाहे कुछ ग्राफिकल काम कर रहे हो, चाहे कोई गेमिंग कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग गेमिंग वगैरह करते हैं ना तब हमारा परफॉर्मेंस कोर एक्टिव हो जाता है और उस टाइम वो वर्क करता है। और एफिशिएंसी कोर का हम लोग समझते हैं कि एफिशिएंसी कोर क्या वर्क करता है। तो एफिशिएंसी कोर तब हमारा एक्टिवेट होता है जब हम लोग कोई नॉर्मल काम करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजिंग, कुछ भी हम लोग जब नॉर्मल काम कर रहे होते हैं ना तब हमारा एफिशिएंसी कोर एक्टिवेट रहता है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे थ्रेड। थ्रेड को समझने के लिए आसान भाषा में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान के चलो एक खेत है, ठीक है, वहां दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन उनको हम अगर 4 हेल्पर दे दें तो मतलब वो काम को ज्यादा आसानी से कर पाएंगे और ज्यादा जल्दी भी कर लेंगे। तो वही चीज होता है हमारा परफॉर्मेंस स्कोर। मान के चलो हम कोई लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और हमारा परफॉर्मेंस स्कोर एक्टिवेट, और हमारा परफॉर्मेंस स्कोर में कितना कोर है, 2 कोर है, ठीक है, और 2 कोर है, लेकिन हम उसको देंगे 4 थ्रेड, ठीक है। अगर हम उसको 4 थ्रेड देंगे तो वो काम को फास्ट कर पाएगा और थोड़ा सा इजी वे में कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कोर होता है ना वो हमारा एक हार्डवेयर होता है, लेकिन जो हमारा थ्रेड होता है ना वो विजिबल नहीं होता, वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है जो कि उसको काम करने में ना मदद करती है। तो यही होता है हमारा थ्रेड। अब मान के चलो हमारा एफिशिएंसी कोर है, ठीक है, हमारा एफिशिएंसी कितना कोर का, 2 कोर का, लेकिन उसको थ्रेड कितना मिलेगा, 2 ही थ्रेड मिलेगा। लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस कोर है वो अगर दो कोर का है तो उसको 4 थ्रेड मिलेगा। इसी को कहते हैं हम लोग हाइपर थ्रेडिंग। तो एफिशिएंसी कोर में ना हाइपर थ्रेडिंग नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस कोर में ना हाइपर थ्रेडिंग होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थ्रेड और हाइपर थ्रेडिंग। अब सो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या एक टाइम में परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर क्या दोनों एक्टिव हो सकता है? तो हाँ दोस्त, हो सकता है, वो दोनों एक्टिव हो सकता है। अगर आप मान के चलो आप गेम की भी खेल रहे हो और बैकग्राउंड में आप बहुत सारे टैब भी आप खोल के रखे हो, या वेब ब्राउजिंग कर रहे थे, अचानक आप गेम में आ गए, तो जो पीछे में जो है ना वहां आपका एफिशिएंसी कोर भी एक्टिवेट है, और आपका परफॉर्मेंस कोर, आप जो गेमिंग कर रहे हो उसके लिए परफॉर्मेंस कोर भी एक्टिव है। तो ये दोनों काम को करता कौन है? तो इंटेल क्या एक चीज निकाल के रखा है,
थ्रेड डायरेक्टर। ये काम ना थ्रेड डायरेक्टर करता है, कब परफॉर्मेंस कोर को एक्टिवेट करना और कब इफिशियंसी कोर को एक्टिवेट करना। तो ये काम कौन करता है? थ्रेड डायरेक्टर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे कैचे मेमोरी। तो कैचे मेमोरी क्या है? तो मान के चलो दोस्तों, आप कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे आप मान के चलो कोई टैब खोल रहे हो या कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह आप खोल रहे हो, तो उसका डेटा कहाँ पे रहता है? हमारा हार्ड डिस्क में रहता है। तो क्या हार्ड डिस्क से डायरेक्ट सीपीयू में डेटा जाता है? कुछ भी आप ओपन करते हो तो नहीं, हार्ड डिस्क से हमारा कहाँ जाता है डेटा? रैम में। अब रैम से हमारा बीच में क्या आता है? कैचे मेमोरी। देखो, सीपीयू और रैम के बीच में हमारा क्या होता है? कैचे मेमोरी। तो सीपीयू जो डायरेक्ट डेटा जो लेती है ना, वो एक कैचे मेमोरी से लेती है, और जो कैचे मेमोरी होती है एक तरह की टेम्पररी मेमोरी होता है। आप जो काम जब तक कर रहे हैं तब तक ही उसमें स्टोर होगा वो डेटा। आप वो काम खत्म कर दोगे, वो टैब को क्लोज कर दोगे, तो कैचे मेमोरी वहां से खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो डेटा वापस से रैम में चली जाती है और रैम से फिर डायरेक्ट वो आपका हार्ड डिस्क में वो डेटा चला जाता। तो ये काम करता है हमारा कैचे मेमोरी। तो फ्रेंड्स, अब समझेंगे हम लोग टीडीपी। टीडीपी क्या होता है? तो आप जब भी कोई भी प्रोसेसर का जब आप डीप में आप जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो वहां आपको टीडीपी लिखा हुआ रहेगा। तो कोई प्रोसेसर आता है जैसे i7 45 40 टीडीपी तक का आता है, i3 आपका 15 टीडीपी का 10 टीडीपी तक आता है। तो ये जो टीडीपी क्या है ना दोस्तों, टीडीपी के बगल में लिखा हुआ रहता है वाट, कोई 45 वाट, कोई 15 वाट। तो इसका मतलब वो नहीं कि प्रोसेसर उतना वाट का नहीं, वो उतना पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा टीडीपी का रहता है ना, प्रोसेसर उतना हीट करता है, उतना हीट करेगा तो उसको उतना पावर चाहिए होता, उतना ज्यादा बैटरी ड्रेन होगा। तो उसके लिए क्या होता है ना, वो कूलिंग से रिलेटेड है कि आपको अगर ज्यादा टीडीपी का है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोसेसर i7 i9 रहेगा उसका उतना ज्यादा टीडीपी रहेगा, क्योंकि उसको उतना ज्यादा परफॉर्मेंस कंज्यूम करना। अब ज्यादा परफॉर्मेंस तो आपको ज्यादा बैटरी पावर लगेगा। तो ऑब्वियसली एस सीरीज में आप देखना कि टीडीपी ज्यादा होता, क्योंकि वो परफॉर्मेंस वर्क वाला प्रोसेसर होता है, क्योंकि वो ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा तो उसको ज्यादा बैटरी ड्रेन होगा, इसी के लिए उसको ज्यादा हीट होगा। जब ज्यादा हीट होगा ना तो उसको कूलिंग ज्यादा चाहिए होगा। तो देखना, जो ज्यादा टीडीपी, जितनी गेमिंग सीरीज की आपकी लैपटॉप रहती है सारी एच सीरीज वाली होती है, क्योंकि जब एच सीरीज वाला परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोसेसर होता है तो ज्यादा परफॉर्मेंस जब वो लेता है तो उसको कूलिंग पावर ज्यादा चाहिए होता है। तो देखना, उसमें तीन कूलिंग पाइप रहेगा, किसी में डुअल कूलिंग पाइप, ट्रिपल कूलिंग पाइप, डुअल फैन। तो ये कूलिंग से रिलेटेड है टीडीपी। इसी के लिए जितना ज्यादा टीडीपी रहेगा उतना ज्यादा आपका प्रोसेसर ना परफॉर्मेंस करेगा और उसको इतना ज्यादा कूलिंग चाहिए होगा। तो मान के चलिए आपका प्रोसेसर का टीडीपी ज्यादा है लेकिन उसका कूलिंग उतना अच्छा नहीं है, तो परफॉर्मेंस वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा आपका सीपीयू। इसी के लिए इसको कूलिंग से रिलेट है ये टीडीपी। ठीक है, तो मे भी आपको टीडीपी भी समझ में आ गया होगा। सब टाइम आ गया दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपेयर करने का, और अब आप इतना नॉलेजफुल और इतना रेडी हो गए कि दोनों का डिटेल्स मैं आपको दिखाते आप खुद भी कंपेयर कर लोगे, वो भी अच्छे तरीका से, और साथ में आप दूसरों को भी समझा पाओगे। मे भी आप इतना अच्छी तरीका से समझ ही गए होगे। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं और दोनों का डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, कौन सा बेस्ट निकल के आता है दोनों प्रोसेसर में से। तो यहाँ आप देखोगे i5 11 जनरेशन का 4 कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वहीं 8 थ्रेड देखने को मिलता है, और ये जो चिपसेट है 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और इसकी कैचे मेमोरी आपको देखने को 8 MB देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर आप इसका टीडीपी देखोगे तो टीडीपी आपको 28 टीडीपी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप नजर डालोगे i3 12 जनरेशन में तो यहाँ आपको 6 कोर देखने को मिल रही है, और यहाँ 6 कोर को भी 2 भाग में बांटा गया हो। आपको दिख गया मेजर डिफरेंस कि कैसे अपडेट किया गया 11 से 12 जनरेशन में, बिग डिफरेंस आपको दिखा होगा। यहाँ 6 कोर है, उसमें भी इन्होंने दोनों कोर में बांट दिया। परफॉर्मेंस कोर में आपको 2 कोर देखने को मिल रहा होगा, और एफिशिएंसी कोर में आपको 4 कोर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप थ्रेड देखोगे तो यहाँ आपको 8 थ्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ जब आप कोई भी हैवी टास्क करोगे तो यहाँ आपको 2 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिलेगा। तो आप समझ ही सकते हो, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो ये सब। और यहाँ एफिशिएंसी का जब आप कोर देखोगे तो यहाँ आपको 4 कोर है और यहाँ आपको 4 थ्रेड मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो, आप ये भी देख पाके आप समझ सक रहे हो क्या कैच मेमोरी आपको 10 MB आपको देखने को मिल जाता है। वहीं आपको i5 में 8 MB आपको देखने को मिल रहा है कैचे मेमोरी। और वहीं अगर टीडीपी का बात कर लेते हो, आपको यहाँ
i12 जनरेशन में आपको i3 12 जनरेशन में आपको 15 वाट का TDP देखने को मिल जा रहा है। अब आप लोग का दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा हो कि हम लोग नॉर्मल काम भी तो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 11 जनरेशन में 8 थ्रेड देखने को मिलेगा और 4 कोर देखने को मिलेगा। बट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 जनरेशन या 9 जनरेशन में भी जाओगे तो वहां भी आपको i5 में अगर आप देखोगे तो आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिलता है। फिर भी पिछले जनरेशन वाले से अभी वाले जनरेशन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बिग डिफरेंस वहां पे पता है क्या हो जाता है दोस्तों, आप 10 जनरेशन को देखोगे तो वो 14 नैनोमीटर चिपसेट का है और यहीं पे आप 11 जनरेशन का देखोगे तो 10 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है। इसी के लिए 8 थ्रेड और 4 कोर होने के बाद भी वो 11 जनरेशन वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है 10 जनरेशन वाला के मुकाबले। वहीं अगर बात किया जाए 12 जनरेशन में तो ये प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है, जो कि अगर आप देख लिए तो आपको यहाँ पे i5 11 जनरेशन से बेटर ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा 12th जनरेशन में मेरे हिसाब से दोस्तों। और ये तो एक मेजर डिफरेंट है ही, साथ में आपको और एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप i5 11 जनरेशन के लैपटॉप लेते हैं तो वहां आपको उसकी प्रोसेसर में DDR5 रैम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर आप 12 जनरेशन i3 के प्रोसेसर में आपको DDR5 रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप चेक करेंगे डिटेल्स में जाके तो आपको 11 जनरेशन i5 में आपको 1600 रिफ्रेश रेट का ही आपको सपोर्ट मिलेगा स्क्रीन साइज का। वहीं पे आप i3 12 जनरेशन में देखोगे तो यहाँ 120 रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस प्रोसेसर में। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के लिए i3 12 जनरेशन का प्रोसेसर ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आप कल को रैम भी अपडेट कर पाओगे DDR5 का, क्योंकि आने वाले टाइम में DDR5 रैम का काफी ज्यादा डिमांड हो जाएगा और इसकी प्राइस भी ऑब्वियसली घटने ही वाली आगे जाके। तो आप अपग्रेड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आपको i3 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको i5 से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है 11 जनरेशन के मुकाबले। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था डिफरेंस। आई होप आपको दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके बीच कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जिसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना। यहाँ मैं इंटेल का जो चार्ट है जिसके बीच में कंपैरिजन किया, आपको ये चार्ट भी मैं आपको दे देने वाला हूँ इंस्टाग्राम में। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।